गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास है बीएससी पार्ट थर्ड। पेपर हम पढ़ रहे थे सेकंड, सम्मिश्र विश्लेषण। और क्लास है आपकी 21। देखिए लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था सम्मिश्र चरों के फलन। दो परिभाषाएं लिखाई थी। कौन कौन सी लिखाई थी? बिंदु समुच्चय की परिभाषा लिखाई थी और एक बिंदु का प्रतिवेश, आई थिंक, हाँ प्रतिवेश, एक बिंदु का प्रतिवेश, इसकी परिभाषा लिखाई थी क्या होता है। आगे कंटिन्यू करते हैं, परिभाषाएं लिखते हैं। आज के दिन भी परिभाषाएं चलेंगी, कुछ ज़्यादा हैं परिभाषाएं, जितनी हो सकती हैं लिखाते हैं। इसके बाद एग्जाम्पल्स देखेंगे, प्रमेय देखेंगे। ठीक है, अगली परिभाषा है निष्कासित प्रतिवेश। देखो क्या होता है निष्कासित प्रतिवेश। यदि किसी बिंदु z नोट के प्रतिवेश z माइनस जेड नोट लेस देन डेल्टा में से बिंदु z नोट को निष्कासित कर दिया जाए तो प्राप्त प्रतिवेश z नोट का निष्कासित डेल्टा प्रतिवेश कहलाता है। इसे n डैश डेल्टा z नोट से व्यक्त किया जाता है। अतः n डैश डेल्टा z नोट इज इक्वल्स टू z बिलोंग्स टू c, कोमा 0 लेस देन मोड z माइनस जेड नोट लेस देन डेल्टा। देखो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आपने प्रतिवेश पढ़ा था किसी बिंदु का, जैसे ये आपका कोई था z नोट था, ठीक है, यहाँ पे आपने प्रतिवेश निकाला, यानी यहाँ से यहाँ तक का आपने क्या लिया, अंतराल लिया। तो ये दूरी थी कितनी, डेल्टा, और ये दूरी भी कितनी थी, डेल्टा। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, इसका प्रतिवेश हो गया। ये तो निकालते थे z प्लस डेल्टा और z नोट माइनस जेड नोट, ऐसे निकालते थे z नोट माइनस डेल्टा और z नोट प्लस डेल्टा। ये क्या है, इसका प्रतिवेश है, यानी ये प्रतिवेश है। तो इसके जितने भी पॉइंट आएंगे इसके अंदर, इनके अंदर जितने भी पॉइंट आ रहे हैं यहाँ से लेकर और यहाँ तक, जितने भी यहाँ पे पॉइंट आ रहे हैं, ये क्या है, इसके प्रतिवेश के बिंदु कहलाते हैं, जेड नोट के प्रतिवेश के बिंदु। अब यहाँ पे कई लोगों के दिमाग में शंका होगी कि डेल्टा क्या है सर। यहाँ पे देखो डेल्टा कोई नंबर नहीं है, डेल्टा एक क्या दूरी है। अब ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि आपने कितने प्रतिवेश में पॉइंट लिए हैं। जैसे उदाहरण से समझाते हैं, जैसे 1 2 3 और 4, और आपने ये प्रतिवेश बनाया 1 से 4 के बीच में, ठीक है, 1 से 4 के बीच में 2 का, ऐसे लिख लेते हैं, यहाँ ले लिया 4। तो आपने ये प्रतिवेश लिया 2 का प्रतिवेश ये लिया, यानी 1 से और 3 के बीच के जितने भी बिंदु आ रहे होंगे वो क्या करेंगे, 2 के प्रतिवेश में आएंगे। ये होता है किसी बिंदु का प्रतिवेश। यानी आपने अगर 2 लिया, 2 का प्रतिवेश आपने क्या लिया, 1 से और 3 ले लिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 से और 3 के बीच के जितने भी बिंदु हैं वो क्या है, इसके प्रतिवेश के बिंदु हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये 1 है, इसकी दूरी भी क्या है, 1 है, तो डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यानी डेल्टा कोई नंबर नहीं है, ये एक तरह से क्या है, एक दूरी है कि आप कितनी दूरी तक इसका क्या प्रतिवेश लेना चाहते हो। तो 2 का प्रतिवेश क्या हो जाएगा, 1 और 3 के जितने भी बीच के बिंदु होंगे वो 2 के किस में आएंगे, प्रतिवेश में आएंगे। निष्कासित प्रतिवेश ये कहता है, निष्कासित प्रतिवेश क्या कहता है, देखो निष्कासित प्रतिवेश ये कहता है कि आपने कोई जेड नोट लिया, इसका प्रतिवेश बनाया ये, यानी माइनस डेल्टा, ये भी डेल्टा है और ये भी डेल्टा है, ठीक है।
यानी जेड नॉट माइनस डेल्टा और जेड नॉट प्लस डेल्टा। यही तो कह रहा है कि यदि किसी बिंदु जेड नॉट के प्रतिवेश, ये वाला, इसको खोलेंगे तो ऐसे ही बनेगा जेड नॉट। इसको खोलने का तरीका सबको आता होगा, जेड माइनस जेड नॉट लेस देन डेल्टा लेस देन माइनस डेल्टा, तो जेड नॉट माइनस डेल्टा जेड लेस देन जेड नॉट प्लस डेल्टा। ठीक है, जेड ले लिया जैसे आपने यहाँ पे, ठीक है, जेड ले लिया, तो जेड नॉट माइनस डेल्टा और जेड नॉट प्लस डेल्टा इसका क्या होगा, प्रतिवेश होगा। किसी बिंदु जेड नॉट को निष्कासित कर दिया जाए तो प्राप्त प्रतिवेश जेड नॉट का निष्कासित डेल्टा प्रतिवेश कहलाता है। यानी आपने क्या किया कि इनके बीच में जो इसके प्रतिवेश में जो बिंदु थे उनमें से किसी एक बिंदु को आपने निकाल दिया, उसमें से क्या किया आपने, एक बिंदु को निकाल दिया, तो हम क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे, निष्कासित प्रतिवेश। जैसे आपने कई बार देखा होगा, फलन पढ़े होंगे आपने 11th 12th क्लास में, वहां पे ये करते थे हम, आपने बहुत बार देखा होगा, आर माइनस जीरो, इस टाइप से आपने देखा होगा। इसका मतलब क्या हुआ था कि आपने समुच्चय आर में से एक जीरो हटा दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये प्रतिवेश, निष्कासित प्रतिवेश हो गया हमारे पास। क्या हो गया, निष्कासित प्रतिवेश। ये होता है हमारे पास निष्कासित प्रतिवेश की परिभाषा। और आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा, मैंने दोनों तरीके से समझा के देख लिया। अगली परिभाषा है सीमा बिंदु। अगली परिभाषा है सीमा बिंदु। ये चीज़ आप रियल एनालिसिस यानी सेकेंड ईयर में पढ़ चुके हो, फर्स्ट पेपर में, कि सीमा बिंदु क्या होती है, प्रतिवेश क्या होते हैं, और सब आप पढ़ चुके हो। और फिर भी आपको अगर प्रॉब्लम आ रही है तो 2 दिन बाद आप सेकेंड ईयर की क्लास देख लेना यूट्यूब पे, आपके कॉलेज के चैनल पे आपको वहाँ मिल जाएगी, क्योंकि वहाँ स्टार्ट करने वाला हूँ मैं 1-2 दिन में। अगर आपको मेरे से पढ़ना है तो आप वहाँ देख लें, अगर आपको किसी और से पढ़ना है तो यूट्यूब पे बहुत सारे लोग अवेलेबल हैं जो आपको हर चीज़ बता देंगे। ठीक है, सीमा बिंदु। परिभाषा लिखते हैं पहले सीमा बिंदु। आर्गेंट समतल में जेड नोट बिंदु समुच्चय एस बिंदु समुच्चय एस का सीमा बिंदु या गुच्छ बिंदु, सीमा बिंदु को गुच्छ बिंदु भी बोलते हैं, या गुच्छ बिंदु या पुंज बिंदु या पुंज बिंदु कहलाता है यदि जेड नॉट के प्रत्येक प्रतिवेश में जेड नॉट के सापेक्ष, जेड नॉट के अतिरिक्त, प्रत्येक प्रतिवेश में जेड नॉट के अतिरिक्त एस का कोई बिंदु विद्यमान है। देखो इसका मतलब ये हुआ, इसको मैं ज्योमेट्रिकली समझा रहा हूँ, ऐसे आपको शायद समझ में नहीं आएगा, कि जैसे आपका कोई समुच्चय था, ये एस था, ये कोई एस समुच्चय था, और यहाँ पे एस के कोई बिंदु रखे थे। ठीक है, ये क्या अवयव हैं, इसके कोई बिंदु हैं, ये वाले इतने सारे बिंदु हैं इसमें। ठीक है, आपने क्या किया, एक बिंदु समुच्चय बनाया, ये आपका क्या था, जेड नॉट था, ये बिंदु क्या था आपका, जेड नॉट था, इसमें ही पड़ा हुआ है। आपने इसका कोई प्रतिवेश बनाया, इस वाला बिंदु समुच्चय बनाया इसका आपने, इस जेड नोट का इकट्ठा करके इनको बना लिया। अब ये कह रहा है कि अगर इस जेड नोट के प्रतिवेश में, ये प्रतिवेश हो गया इसका, यानी ये क्या हो गया, इसका नेबरहुड हो गया, ये वाला पूरा जो गोला बना हुआ है, ये इसके इर्द गिर्द, इसमें क्या है, अंदर जेड नोट के बिंदु हैं। तो वो ये कह रहा है कि अगर इस जेड नोट के प्रतिवेश में जेड नोट के बिंदु के अलावा एस के भी बिंदु हों, तो हम उसको कह देंगे कि वो क्या होगा, सीमा बिंदु कहलाएगा।
वो बिंदु क्या कहलाएगा, सीमा बिंदु कहलाएगा। ऐसा बिंदु जो जेड नॉट के प्रतिवेश में हो और एस का बिंदु हो, यानी इसके प्रतिवेश में अगर एस का भी कोई बिंदु आ रहा होगा, जैसे ये आपने बिंदु समुच्चय बनाया, अब आपने देखा कि यहाँ पे ऐसा कोई बिंदु, ये एस के, अब ये जेड नॉट के बिंदु हो गए, बाहर वाले एस के बिंदु हो गए, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ऐसे बहुत सारे बिंदु आ रहे हैं। जैसे ये वाला बिंदु था, ये वाला बिंदु तो बाउंड्री पे है, बाउंड्री पे है, तो ये मतलब क्या हुआ कि ये एस का भी बिंदु है और जेड नॉट का भी बिंदु है, तो ये वाला बिंदु क्या कहलाएगा, इसका सीमा बिंदु कहलाएगा। ये होती है सीमा बिंदु की परिभाषा। सीमा बिंदु की परिभाषा ये कहती है कि अगर जेड नॉट के प्रतिवेश में, बिंदु समुच्चय जेड नॉट के प्रतिवेश में जेड नॉट के अलावा कम से कम एक अवयव अगर एस का भी मिल जाए, हमें समुच्चय का मिल जाए, तो वो बिंदु क्या कहलाता है, हमें सीमा बिंदु कहलाता है। उसको बोलते हैं हम सीमा बिंदु। ये याद रखना सीमा बिंदु क्या होता है। चलिए आगे देखते हैं। अब है आंतरिक बिंदु। अगली परिभाषा है आंतरिक बिंदु। आंतरिक बिंदु क्या होती है परिभाषा, सीमा बिंदु जेड नॉट जेड नॉट एस का आंतरिक बिंदु कहलाता है आंतरिक बिंदु कहलाता है यदि जेड नॉट के प्रतिवेश में प्रत्येक बिंदु एस में विद्यमान हो। वृत्त मोर जेड इज इक्वल टू आर का प्रत्येक बिंदु समुच्चय मोर जेड लेस देन आर का आंतरिक बिंदु कहलाता है, आंतरिक बिंदु कहलाता है। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या होगा। ये कह रहा है सीमा बिंदु जेड नॉट एस का आंतरिक बिंदु कहलाता है यदि जेड नॉट के प्रतिवेश में प्रत्येक बिंदु एस में विद्यमान हो, वृत्त जेड बराबर। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास अगर कोई ये है समुच्चय एस है, इसमें आपका क्या था, ये जेड नॉट पॉइंट था जो सीमा बिंदु था। अगर इसके प्रतिवेश में, इसका प्रतिवेश निकाला और इसके प्रतिवेश में जेड नॉट के प्रतिवेश में एस के जितने भी बिंदु आ रहे हैं ये सारे किसके हों, एस के हों, तो हम उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम आंतरिक बिंदु। इसको बोलेंगे जेड नॉट को क्या बोलेंगे हम, आंतरिक बिंदु। यानी जो जेड नॉट के प्रतिवेश में जितनी भी एस के बिंदु आ रहे हैं, एस के बिंदु आए सारे के सारे, तो हम उसको बोलते हैं आंतरिक बिंदु। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ ज़्यादा बताने को नहीं। आंतरिक बिंदु यानी अंदर का बिंदु, जो अंदर आ रहा हो, बाहर नहीं हो, उस समुच्चय से बाहर नहीं हो, उस समुच्चय के प्रतिवेश से बाहर नहीं हो, उसको बोलते हैं आंतरिक बिंदु। ऐसे भी समझ सकते हैं इसको। अगली परिभाषा है सीमांत बिंदु। क्या होता है देखो, बिंदु जेड नॉट समुच्चय, बिंदु जेड नॉट समुच्चय एस का सीमांत बिंदु कहलाता है सीमांत बिंदु कहलाता है यदि जेड नॉट के प्रत्येक प्रतिवेश में एस के बिंदुओं के अतिरिक्त, एस के अतिरिक्त अन्य बिंदु भी उपस्थित हो।
मॉड जेड इज इक्वल टू आर की परिधि के सभी बिंदु समुच्चय z बिलोंग्स टू आर के सीमांत बिंदु हैं। देखो डायरेक्ट इसको मैं ज़्यादा नहीं एक्सप्लेन करूंगा, इसका मतलब ये होगा डायरेक्ट कि उसका अगर कोई आपने बिंदु लिया, उसका आपने प्रतिवेश बनाया, उसके प्रतिवेश में क्या हुआ कि आपके बाउंड्री पे, उस बिंदु के प्रतिवेश के बाउंड्री पे जितने भी पॉइंट होंगे वो क्या कहलाएंगे, उसके सीमांत बिंदु कहलाएंगे। ठीक है, ज़्यादा इसके बारे में नहीं बता रहा हूँ, इतना काम का नहीं है। अब है विवृत समुच्चय। विवृत समुच्चय क्या होता है, देखो समुच्चय एस, समुच्चय एस विवृत समुच्चय कहलाता है यदि इसमें केवल आंतरिक बिंदु विद्यमान हो। इसका मतलब ये हुआ कि आपने क्या किया, जो आंतरिक बिंदु थे उनको सबको इकट्ठा कर दिया, तो उसको हम बोलते हैं, उस वाले अंतराल को क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं विवृत अंतराल, विवृत समुच्चय, सॉरी, उसको क्या बोलते हैं, विवृत समुच्चय बोलते हैं। यानी आपने क्या किया कि जितने भी आंतरिक बिंदु थे किसी प्रतिवेश में, किसी के भी बिंदु के प्रतिवेश में जितने भी आंतरिक बिंदु थे, जैसे एस था, एस के अंदर जितने भी बिंदु थे आंतरिक वाले, यानी जो अंदर थे उसके, उन सबको इकट्ठा करके आप एक समुच्चय बना दो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, विवृत समुच्चय बोलते हैं। ठीक है, अब आता है संवृत समुच्चय। संवृत समुच्चय, इसकी परिभाषा है यदि किसी समुच्चय में सभी समुच्चय में सीमा बिंदु तथा परिधि बिंदु विद्यमान हो तो यह समुच्चय संवृत समुच्चय कहलाता है। देखो दोनों में फर्क समझ में आ गया होगा। इसमें क्या है, संवृत में क्या है, संवृत में ये होता है कि उसके आंतरिक बिंदु भी आपको लेने हैं, सॉरी आंतरिक सीमा बिंदु, उसके जितने भी सीमा बिंदु हैं, बाउंड्री वाले पॉइंट जितने भी हैं आपके, अगर आप उनको ले लो और परिधि पे जो बिंदु हैं उनको ले लो, तो हम उसको क्या बोलते हैं, संवृत समुच्चय बोलते हैं। आपको दोनों में फर्क समझ में आ गया होगा। विवृत अंतराल ये कहता है कि आपको क्या है, उस समुच्चय के अंदर के अवयव लेने हैं, उस समुच्चय के क्या करने हैं, अंदर के अवयव लेने हैं, उनको अंदर के अवयव को लेकर जो समुच्चय बनाओगे उसको बोलते हैं विवृत समुच्चय। और संवृत समुच्चय उसको बोलते हैं, आप क्या करोगे, जो परिधि पे जितने भी बिंदु हैं, उस समुच्चय के किसी बिंदु के परिधि पर कितने जितने भी अगर बिंदु हैं उनको सबको इकट्ठा करके आप एक समुच्चय बना दो, उसको बोलते हैं हम विवृत समुच्चय। ये होता है हमारे पास विवृत समुच्चय की परिभाषा। चलिए अब आता है बाह्य बिंदु। बाह्य बिंदु जैसे आंतरिक बिंदु होता है ऐसी बाह्य बिंदु होता है। आंतरिक का मतलब होता है अंदर का बिंदु, बाह्य बिंदु का मतलब होता है बाहर का बिंदु। तो नाम से ही वैसे पता लग रहा है इसका, फिर भी परिभाषा लिखा देते हैं। क्या होता है देखो, बाह्य बिंदु क्या होता है, किसी समुच्चय S का बिंदु Z0, बिंदु Z0 जो ना तो आंतरिक है
आंतरिक है ना ही परिधि का बिंदु है। बाह्य बिंदु कहलाता है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, यानी ऐसा बिंदु जो ना तो अंदर है उसके समुच्चय के, ना उसकी परिधि पे आ रहा हो, उसके बाहर के सारे बिंदु, वो क्या कहलाते हैं हमारे पास, बाह्य बिंदु कहलाते हैं। तो जैसा आपकी परिभाषा में था, बाह्य बिंदु का मतलब वही था और कुछ ज़्यादा नहीं था। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में कुछ और परिभाषाएं हैं, उनको पढ़ेंगे, फिर प्रमेय पढ़ेंगे। देखो इस चैप्टर में आपकी प्रमेय है, आपके ये पॉइंट जो मैं लिखा रहा हूँ, आपकी जो परिभाषाएं आपको लिखा रहा हूँ, ये प्रमेय में काम आएंगी। इसमें आपका कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं है, आपको क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा इस चैप्टर में से, आपको प्रमेय ही प्रमेय है। तो आपको इसको परिभाषाएं बहुत अच्छे से समझनी, इसलिए मैं हर परिभाषा को आपको टाइम दे के समझा रहा हूँ और एक ज्योमेट्रिकली दिखा रहा हूँ, वैसे भी दिखा रहा हूँ, जितना मुझे दिखा सकता था मैं सारे तरीके से दिखा रहा हूँ। तो आपको परिभाषा जरूर याद होनी चाहिए। अगर आपको परिभाषा याद नहीं होगी तो आप प्रमेय नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके इस चैप्टर में पूरी प्रमेय ही प्रमेय है इसमें। और ये आपका पता है, जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो आपकी एक यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगी। तो इसलिए इसमें आपको क्या करना है, प्रमेय जो परिभाषा है उन पर विशेष ध्यान देना है, आपको परिभाषाओं को अच्छे से समझना है। अगर परिभाषा आपके समझ में आ गई तो आप प्रमेय भी अच्छे से समझ पाओगे, अगर परिभाषा नहीं आती होगी तो आप प्रमेय नहीं समझ पाओगे। इसलिए आपकी परिभाषा आपको याद करनी है, समझना है, याद भी नहीं करनी है, समझ के याद करनी है। अगर आपको समझ में आ गई तो आप याद करने की जरूरत ही नहीं हो, आप खुद भी लिख सकते हो। तो इसलिए आपको क्या करना है, परिभाषाओं पर विशेष ध्यान देना है। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, और भी परिभाषा है, 6-7 परिभाषा और हैं, उनको लिखेंगे, फिर उसके बाद प्रमेय स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू।